स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज मैं आप सबके सामने लेके आ गया ओम्स लॉ, जो है क्लास 10th के साइंस का जो चैप्टर 12 था। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपके पहले ही अपलोड कर दिया था। अब आपके सामने आया सेकंड पार्ट। इसके अंदर मैं आपको ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा कि क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है। जो सारे डाउट है बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल देकर क्लियर कर दूंगा मैं आपके। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, जिससे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो पहला वाला पार्ट मैंने अपलोड किया था चैनल के ऊपर, आप देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, वो आपको समझा दिया था। और इस वीडियो में आपको ओम्स लॉ शुरू करता हूं। देखो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो ओम्स लॉ यानी कि ओम का नियम। ओम भाई साहब आए और उन्होंने क्या दिया, एक अपना नियम दिया। उन्होंने क्या किया, एक स्टेटमेंट दिया। क्या दिया देखो, अब वो जो स्टेटमेंट था ना, वो उसने कुछ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर दिया था, है ना। तो उसने क्या बोला, देखो द पोटेंशियल डिफरेंस V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है V अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ मेटेलिक वायर, यानी कि कोई भी मेटेलिक वायर है, तार है, उसके एंड्स यानी कि जो उसके किनारे हैं, उसके खाली पॉइंट जहां एंड हो रहा है वहां पर जो है, इन इज एन इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट फ्लोइंग थ्रू इट। सर समझ में नहीं है। देखो ये मान लो एक वायर आपके सामने बन रखा है, ए और बी एक वायर है ना, इसका एक एंड ए है, दूसरा एंड क्या है, बी है। इसके अंदर करंट आई फ्लो होगा कि नहीं होगा, मेरे को ये बताओ। बिल्कुल होगा। तो ये भाई साहब जी, ओम भाई साहब क्या कह रहे हैं, ओम जी कह रहे हैं आपको कि जो इस दोनों पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक जो है सर्किट के अंदर ये जो वायर होगा ना, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना V, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जो इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, उसके अंदर करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उसके क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट टेम्परेचर रिमेन्स दी सेम। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे क्या अप्लाई हुई देख लो। बट जो है टेम्परेचर जो है वो पूरा वायर का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए पहले ही बता देता हूं कि ओम्स लॉ जो है बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है, और हर साल कम से कम दो जो क्वेश्चन है, कम से कम 2 क्वेश्चन है ना, ज्यादा कितने हो सकते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन जो है ओम्स लॉ से आते ही आते हैं। तो इसको आप हल्के में ना ले प्लीज, इसको तो अच्छे से समझे, है ना। देखो इसने क्या बोला, टेम्परेचर क्या होना चाहिए वायर का, सेम। सर समझ में नहीं आया, वापस से समझता हूं। देखो ये ओम भाई साहब ने क्या बोला कि कोई भी वायर आपके पास में है, जैसे ये वायर है, इन दोनों जो पॉइंट है, उन दोनों जो एंड्स है, उनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही होगा। अगर किसी को पोटेंशियल डिफरेंस क्या पता नहीं है तो इसके पीछे वाले वीडियो में जाए, जिसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको देख लो और अच्छे से समझ ले। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसमें फ्लो होने वाले जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये। लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए पूरे वायर का, और यही क्या होता है, ओम का नियम होता है, ओम्स लॉ होता है। बात समझ आ गई। अब इसको लिखेंगे क्या, यानी कि अपन लिखेंगे V प्रोपोर्शनल टू दी I, है ना, V प्रोपोर्शनल टू दी I। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका कैसे समझेंगे इसको, देखो थ्योरी से समझो। इसका मतलब ये है कि अगर करंट बढ़ा, अगर वायर के अंदर क्या बढ़ा, करंट बढ़ा, तो जो पोटेंशियल है दोनों पॉइंट्स के बीच में वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर करंट कम हुआ तो दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, कम। सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप पीछे वाले वीडियो देख के आए हो तो आपको मैं समझा सकता हूं। देखो समझो कैसे। मैंने आपको V क्या बताया था, मैंने बताया था पढ़ाते समय कि इलेक्ट्रॉनों को जो धक्का दे रहा है ना, वही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। वही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब बताओ, इलेक्ट्रॉनों को अगर ज्यादा धक्का मिलेगा, अगर क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा धक्का मिल रहा है, इसका मतलब करंट क्या जाए, उसके तार के अंदर करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो होगा। अब बताओ धक्का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल ज्यादा, तो क्या हो गया, ज्यादा करंट ज्यादा। और अगर इलेक्ट्रॉनों को धक्का कम मिलेगा तो पोटेंशियल ऑटोमेटिक कम हुआ, तो करंट भी क्या होगा, तार के अंदर कम ही फ्लो होगा, क्योंकि करंट है क्या, फ्लो ऑफ चार्ज। बात समझ में आ गई। इसीलिए इसने क्या बोला, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी I। इसके बाद में इसने एक ग्राफ भी दिया जो आपके सामने बनना देता हूं मैं। यहाँ पे एक V है और यहाँ पर I ले रखा है। देखो यहाँ पे सीधी लाइन नहीं है ना, सीधी लाइन का मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे V बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, I बढ़ रहा है। आप चाहो तो डाटा देख लो। यहाँ देखो एक, यहाँ पर I के अंदर 1 आया तो यहाँ पर V कितना हो गया, 5 हो गया। अब I जब 2 हुआ तो V कितना हो गया, 10। I जब 3 हुआ तो V कितना हो गया, 15। तो देखा 1 से 5, 2 पर 10, 3 पर 15 बढ़ रहा है साथ साथ में। तो यही तो होता है प्रोपोर्शनलिटी का मतलब। अब देखो जब जब साइंस के अंदर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो इक्वल का साइन आएगा, लेकिन उसके साथ में एक कांस्टेंट आता है, उसके साथ में हमेशा क्या आता है, एक कांस्टेंट। तो यहाँ पर V इक्वल टू मैंने क्या लिखा, IR। R क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट आया। अब R क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन R क्या है, कांस्टेंट है, जो किसने दिया था, ओम ने दिया था। क्या दिया था, ओम। बुक के अंदर ये लिखा हो सकता है आपके, V इक्वल टू RI, है ना,
V इक्वल टू आर है, लेकिन मैंने इसको ऐसे लिखा है V इक्वल टू आई आर। अब देखो R है क्या, उसको पहले लिखने से पहले देखो साइड में लिखोगे वेयर, V क्या है, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट, जो धारा होती है I है करंट, और R जो है वो क्या है, R इज रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। ये क्या होता है इसको मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी तक इतना से ध्यान रखिए R का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। अब इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। तो देखो रेजिस्टेंस की जो हेडिंग आपके सामने आ गई, अब देखो उसको पढ़ो है क्या ये, इट इज अ प्रॉपर्टी, सबसे पहला वर्ड इंपॉर्टेंट आया, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। है क्या ये वायर की प्रॉपर्टी है, कौन, रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध जो है वो क्या है, एक तार की प्रॉपर्टी है, और वो क्या करती है प्रॉपर्टी, उसका गुण है, नेचर है, वो क्या करता है, जो कोई भी वायर है उसके अंदर रेजिस्ट करता है, किसको, फ्लो ऑफ चार्ज को रेजिस्ट करता है, उसको क्या करता है, अपोज करता है, यानी कि जो तार के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उनका क्या करेगा, ये विरोध करेगा, उनको अपोज करेगा, उनको रेजिस्ट करेगा, उनको रोकेगा। समझे, जैसे मान लो ये आपके सामने एक तार, ये क्या है तार, इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है मान लेते अपन इधर की तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इधर की तरफ आ रहा है। अब तार का ये नेचर है कि तार क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इधर आने से रोकेगा। अब ऐसा नहीं एकदम रोक दे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके रोकने की कोशिश करेगा। तो यही जो प्रॉपर्टी है, ये जो नेचर है तार का, वायर का, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। बात समझ में आ गई क्या, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। ये यहां तक क्लियर समझो मैं भाई, जल्दी से बताओ, रेजिस्टेंस क्या पता चल गया कि एक तार की प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, जो तार के अंदर करंट फ्लो होता है, करंट का मतलब क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज जो फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, उनका क्या करता है, अपोज करता है, उनको रोकता है। अब देखो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, क्या है, ओम, है ना, क्योंकि ओम भाई साहब ने इसकी क्या की थी, डिस्कवरी की थी, इसकी खोज की थी। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या दे दी उसने, OHM, ओम। और ये जो आपके सामने साइन बना है, ये किसका साइन है, ओम का साइन है, ओम का साइन है। अब देखो फॉर्मूला क्या बना, V बराबर आई आर। अब देखो मैं ऐसे ही क्यों लिखता हूँ V बराबर आई आर, सर आप V बराबर आर आई भी लिख सकते हो, लेकिन नहीं, अब R का मतलब क्या हो गया, तार के अंदर क्या हो गई, एक तरह से दिक्कत हुई कि नहीं, मेरे को ये बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, उनको रोक रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या हो रही है, दिक्कत। तो इसको कैसे याद करोगे, V बराबर आई दिक्कत, क्या याद करोगे, V बराबर आई दिक्कत। दिक्कत का मतलब क्या क्या होता है, R क्या है, नेचर है किसका, वायर का, जो क्या करता है, प्रॉपर्टी है, नेचर है, गुण है, लक्षण है, वो है तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उनको क्या करता है, रोकता। तो यहाँ से आप अगर आर का फॉर्मूला निकालना चाहो तो निकाल सकते हो कि ये आई इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में, इधर किस में आ जाएगा भाई साहब, डिवाइड में। तो आर के वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, V अपॉन आई। तो देखो आर का आपको पता ही क्या होता है, ओम। आर का भाई आपको ऐसे यूनिट अभी भी मैंने आपको बताई ओम, तो और V की मैंने पीछे वाली वीडियो बताई वोल्ट, और आई करंट की मैंने क्या बताई, एम्पियर। इसका मतलब वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या होता है, ओम। और ओम भाई साहब का जो साइन है वो कैसा है, आपके सामने लिख रखा है। यहाँ तक बात समझो क्लियर, में आगे बढ़ू क्या, ओके आगे बढ़ते हैं। देखो अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, जो मैं आपको रेजिस्टेंस अभी पीछे पढ़ा के आई हूँ ना, उसके बारे में बात करते हैं। रेजिस्टेंस के क्या क्या अपन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखो फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, यानी कि वो फैक्टर अपन पढ़ेंगे जिन फैक्टर के ऊपर जो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो डिपेंड करता है। तो बाई ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया है, बाई ऑब्जर्वेशन, सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं आपको समझा दूंगा, आप अगर इसको याद करना चाहो तो याद कर लो। वैसे मैं आपको बता दूं, साइंस जो है याद करने वाली सब्जेक्ट कम है, समझने वाले सब्जेक्ट ज्यादा। हाँ कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, मैं भी मानता हूं, लेकिन ज्यादा चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा हाँ साइंस बहुत ही इजी है। और आप अगर इस चैनल पर रेगुलर रहोगे ना, ये मेरी गारंटी, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और सबसे सरल आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा किसी भी चीज का। तो आप इस चैनल पर रेगुलर बने रहे। वीडियो को लाइक नहीं आएगा तो लाइक ठोक दे अभी तक। देखो भाई, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर एल। अरे सर क्या लिखा, ये तो समझ में नहीं आया। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट आपने लैंग्वेज दे दी सर, अब क्या करेंगे। अरे बेटा डरना नहीं है, मैंने आपको कल जो वीडियो आया था टीचर्स डे पर, उसका यही तो बताया था, क्वेश्चन से डरना नहीं है। वही गांगुली वाली बात, वही सुनील गावस्कर वाली बात। मैंने कहा उसने क्या किया, अपने एटीट्यूड को चेंज किया और सिंपल से डिफेंस से किस में चला गया, अटैक पर चला गया। तो क्वेश्चन को देखते ही आप क्या करो, उससे उसका डिफेंस मत करो, उसके ऊपर क्या करो, अटैक करो। बात समझ आ गई। देखो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन, रेजिस्टेंस। कौन, रेजिस्टेंस। समझ में आई, यानी कि आर प्रोपोर्शनल टू दी क्या लिख दिया मैंने, एल। आर प्रोपोर्शनल टू दी क्या लिख दिया, एल। अरे वाह। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दी वायर, यानी कि जो वायर का एरिया ए ले लिया, वो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर, यानी कि रेजिस्टेंस के। इनवर्सली का मतलब क्या, 1/a। अब सर इसको समझाओ, ये कैसे हो गया, ये तो रटने वाली बात हो गई। आपने अभी बोला समझना है, अरे समझे। अगर मान ली तार है, तार जितना लंबा होगा, मेरी बात सुन, तार क्या होगा, जितना लंबा होगा। अब देख
यहाँ से इलेक्ट्रॉन शुरू हो रहा है चलना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है शुरू हो रहा है। अब मान लो एक तो यहीं तक तार है तो इतना से चलना पड़ेगा, एक थोड़ा लंबा तार होगा तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक चलना पड़ेगा। इसका मतलब देख यहाँ तक आएगा तो भी इलेक्ट्रॉन को धक्का लग रहा है ना, इस ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का लग रहा है, और यहाँ तक अगर पहुंचेगा तो भी इलेक्ट्रॉन को धक्का तो लग ही रहा है। अब बता धक्का ज्यादा कहाँ लगेगा इलेक्ट्रॉन को, मेरे को ये बता ना भाई। अगर मान लो यहाँ तक आया तो कुछ धक्का लगेगा, यहाँ पर देखो इतना ज्यादा धक्का लग रहा है नहीं लग रहा है। इसका मतलब जो धक्का लगना मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया ना, उसका अपोज होगा। तो लंबे तार के अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ना, तो उसको अपोज करने वाले ज्यादा है तार के अंदर बैठे, है ना। तो अपोज कौन करता है, तार का जो मटेरियल होता है ना वही अपोज करता है, ये ध्यान रखना। तो आर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एल, यानी कि लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी कम। इसका उल्टा एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब अगर एरिया बड़ा हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा, और अगर एरिया छोटा हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा बड़ा होगा। यही तो हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसको समझ लो, देखो ये तार है, अगर मान लो एरिया इतना बड़ा है ना, एक एरिया इतना सा है और एरिया इतना बड़ा है, इतने से छोटे में और इतने से बड़े में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से कहां से निकलेंगे, मेरे को ये बताओ। ज्यादा आसानी से कहां से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे। अब आसानी से निकल गए, इसका मतलब अपोज क्या हुआ इलेक्ट्रॉनों का कम हुआ, और अपोज का मतलब क्या कम हो गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया कम। तो ये एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस क्या हुआ कम। तो देख लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया, यानी कि एक है। अब देखो दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं कंबाइन, इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही, दोनों को जब अपन कंबाइन करेंगे तो क्या बन रहा है, आर प्रोपोर्शनल टू दी एल अपॉन ए। एल लेंथ ऊपर आ गई, एरिया क्या था अपॉन में था। अब वापस वही, जब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तब तब इक्वल का साइन आएगा, तो मैंने इक्वल का साइन लगाया। यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आएगा, वो आपके सामने लिख रखा है रो एल अपॉन ए। एल अपॉन ए तो वही है, यहाँ पर क्या आ गया रो आ गया। अच्छा ये रो क्या चीज है, ये क्या आर, पहले आर आया अब रो आया। अब इसको क्या करें, हम भी रोने लग जाए कि इसको देख के, नहीं बेटा रोना नहीं है, मैंने कहा ना डरना नहीं है क्वेश्चन से, क्वेश्चन के ऊपर क्या करना है अटैक करना है। देखो समझो, नया कांस्टेंट आया तो डरना नहीं, क्या है रो। ये जो साइन पड़ा है ना, ये जो आपके सामने साइन लिख रखा है, इसको क्या पढ़ोगे रो, आर एच ओ। अब ये रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी। अभी तक आपने रजिस्टर पढ़ा है, अब ये क्या है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस पढ़ा है ना, अब ये क्या है रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टिविटी क्या है, देखो वेयर रो इज अ कांस्टेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ये क्या, इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, इसको अपन क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो, रेजिस्टिविटी। यहां तक क्लियर है। अब देखो रेजिस्टिविटी क्या होती है, मैं उसको भी आपको समझा देता हूं कि रेजिस्टिविटी क्या चीज है। देखो भाई रेजिस्टिविटी क्या चीज है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक। अब ये भी क्या है, एक तरह से लक्षण है, गुण है, नेचर है, किसके, वायर का, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। अब ये वायर का नहीं होगा, किसका है, वायर का जो मटेरियल होता है ना उसकी, उसका नेचर है, उसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक है। अभी आपने क्या पढ़ा था पहले मेरे को ये बताओ, रजिस्टर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, रेजिस्टेंस प्रतिरोध पढ़ा था ना, वो किसकी प्रॉपर्टी थी मेरे को ये बताओ, वायर की। किसकी, वायर की। जबकि ये जो रेजिस्टिविटी है ये किसकी प्रॉपर्टी है भाई साहब जी, ये वायर के अंदर जो मटेरियल होता है, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जो भी कॉपर जो भी होगा ना अंदर मटेरियल, उसकी प्रॉपर्टी है कौन, रेजिस्टिविटी यानी कि रो। अब देखो मेटल्स एंड एलॉयज हैव लो वैल्यू ऑफ रो, है ना। मेटल्स और जो एलॉयज होते हैं, एलॉयज का मतलब क्या हो गया, जो मिक्सर होता है ना, मेटल्स, मिक्स मेटल जिनको बोलते हैं अपन, उनको एलॉयज बोला जाता है। हैव लो वैल्यू ऑफ रो, उनकी रो की जो वैल्यू हो क्या होती है कम। अब देखो रो की वैल्यू का कम का क्या फंडा सर, समझाओ तो। अभी समझाते, देखो रो की वैल्यू का कम का क्या फंडा, देखो ध्यान से देखना भाई। फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ से मेरे को ये बताओ, आर इक्वल टू क्या बना, रो एल अपॉन ए। क्या बना, रो एल अपॉन ए। अच्छी बात है। इसका मतलब क्या होगा, देखो आर को मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकता हूँ क्या रो के, यानी कि आर और रो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए कि नहीं हुए, मेरे को ये बताओ, होंगे ना। मेरे प्रोपोर्शनल कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो रो क्या हुआ ज्यादा हुआ, अगर रो क्या हुआ ज्यादा, है ना, ये रो क्या होगा ज्यादा, तो आर भी क्या होगा ज्यादा होगा कि नहीं होगा, मेरे को ये बताओ। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही हुआ कि ये बढ़ रहा है तो ये भी क्या होगा बढ़ेगा, और अगर ये कम हो रहा है तो ये भी क्या होगा कम, यानी कि रो ज्यादा तो आर ज्यादा, और इसका उल्टा अगर रो कम तो आर भी क्या हो जाएगा कम। अब देखो अच्छी कंडीशन कौन सी है ये सोचो, अगर रो ज्यादा है तो आर ज्यादा, आर का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस ज्यादा वायर का, यानी कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से ज्यादा रोक रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो नहीं होगा तो करंट भी क्या होगा उसके अंदर फ्लो नहीं होगा, और अगर जबरदस्ती करंट भेजेंगे तो तार क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा, तार क्या हो जाएगा गर्म, वायर यानी कि वायर क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला तरीका काम का नहीं है। इसका उल्टा अगर रो कम है तो रेजिस्टेंस कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को धक्का कम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो करेंगे वायर के अंदर, तो जो करंट है वो भी आसानी से क्या करेगा फ्लो करेगा, और तार गर्म भी नहीं होगा। तो ये वाली जो कंडीशन है वो क्या है, कंडीशन बहुत ही अच्छी कंडीशन है। बात समझ में आ गई, यहाँ तक आगे बढ़ूं तो देखो भाई अब कुछ मैं आपको रीजंस बताता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसको आप ध्यान में रखना कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, भूलना मत, है ना। मैं आप चाहोगे तो इनका अच्छा एनिमेशन भी आपके सामने लेके आ सकता हूँ, लेकिन देखो इनको एक बार पढ़ो आप। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीछे बता दिया कि रो अगर कम हुआ क्या हुआ कम, देखो फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यानी कि आर अगर ज्यादा है तो रो ज्यादा, आर कम तो रो भी कम। अब सोचो अगर रो कम हुआ, अगर रो कम हुआ तो आर भी क्या होगा कम।
आर क्या होगा कम और आई क्या हो जाएगी ज्यादा, आई क्या हो जाएगी भाई साहब जी ज्यादा, ये तो मैंने आपको बता दिया था। और अगर रो ज्यादा है तो आर भी ज्यादा होगा, तो आई क्या हो जाएगी कम। अब पीछे समझा गया हो ना। अब देखो आर ज्यादा होने से क्या होगा, तो तार गर्म ज्यादा होगा, गर्म क्या होगा ज्यादा होगा, यानी कि हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, यानी कि तार के अंदर जो है बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तार क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा, तार क्या हो जाएगा भाई साहब जी गर्म। यहाँ तो बात समझ में आई क्या। अब देखो पहला जो आपके सामने मैं जो रीजन में आपके सामने लेके आया, मैंने कहा ना कुछ रीजन आपको बताता हूँ, तो जो पहला जो रीजन है वो क्या है आपके सामने, क्या लिखा है बताओ मेरे को जल्दी से, क्या लिखा भाई, टंगस्टन, क्या लिखा है टंगस्टन। अब सर ये टंगस्टन क्या भला, ये तो समझ में नहीं आ रहा हमको। अरे भाई शांति तो रख थोड़ी, समझ में अभी आएगा। देख टंगस्टन क्या चीज है, देख टंगस्टन को ध्यान से समझ भाई। टंगस्टन जो है, टंगस्टन इज यूज्ड फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब। जो आपके सामने इलेक्ट्रिकल बल्ब होते हैं उनके अंदर फिलामेंट्स के जगह पर जो यूज होता है वो कौन होता है, फिलामेंट जो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन क्या है, टंगस्टन आपको बता दूं एक जो है एलॉय है, एक मिक्सचर है किसका, मेटल्स का। जो टंगस्टन है वो फिलामेंट्स के जगह पर यूज होता है, फिलामेंट जो होता है टंगस्टन के बने होता है। अब इसका रीजन क्या कि टंगस्टन का क्यों बना है भाई, कॉपर का बना दो, एल्यूमिनियम का बना दो, टंगस्टन का क्यों बना है। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये होता है रो क्या होता है उसका ज्यादा। अब बताओ रो क्या उसका ज्यादा, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, देखो ना यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज आने वाली। रो क्या है ज्यादा है। अब बताओ रो ज्यादा है तो मैंने आपके सामने क्या लिखा, रो ज्यादा तो आर भी क्या होगा ज्यादा, यानी कि आर का मतलब रेजिस्टेंस है ज्यादा, यानी कि उसके तार को धक्का देने वाला क्या हो गया, तार के अंदर इलेक्ट्रॉनों को धक्का ज्यादा लगेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर क्या हो गई कम, इलेक्ट्रिसिटी कम हो गई। अब इलेक्ट्रिसिटी अपन फ्लो करेंगे तो तार क्या होगा ज्यादा गर्म, तो तार क्या जाएगा ज्यादा गर्म, हीट क्या होगी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो आपको मैं बता दूं जो पीले वाले बल्ब थे ना आपके गांवों के अंदर और अभी भी होंगे घरों में, जो आपको पता ही है पानी का उसके ऊपर अगर एक बूंद भी चली जाए ना तो वो बल्ब हाथों हाथ क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, हाथों हाथ क्या हो जाएगा फूट जाएगा। अब उसका क्या रीजन है उसको समझो जल्दी से देखो, क्योंकि वो जो बल्ब होता है ना वो पीला वाला बल्ब, वो किसके बेसिस पर काम करता है, वो हीट प्रोडक्शन के ऊपर काम करता है ना, उसके अंदर लाइट नहीं होती है, वो हीट से लाइट प्रोड्यूस करता है, किससे, हीट से लाइट प्रोड्यूस करता है। अब देखो रो अगर टंगस्टन का ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, टंगस्टन है ना, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर कोई भी जो मेटल है वो किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए, तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर वो किस में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज होगा। तो अपन देखो नॉर्मल टेम्परेचर पर तो वो लिक्विड में चेंज होगा ही नहीं, इसलिए पहली बात उसको टंगस्टन को यूज किया। दूसरा रीजन उसका रो क्या है ज्यादा, रो ज्यादा होने से आर क्या हो गया ज्यादा, और आर ज्यादा होने से वो क्या होगा गर्म बहुत ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा गर्म होगा उतना ही ज्यादा उसमें से क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी। ये ध्यान रखना, मैंने आपको अभी भी बताया ना कि जो है वो पीले वाला जो बल्ब है वो किसके बेसिस पर काम करता है, हीट प्रोडक्शन के बेसिस पर काम करता है। यहां तक क्लियर समझो। सेकंड देखो व्हाई एलॉयज यूज्ड इन आयरन टोस्टर्स, है ना, देखो आयरन की जो प्रेस हो गई, इस्त्री हो गई, उनके अंदर है ना जो एलॉयज यानी कि मिश्र धातु क्यों यूज करते हैं अपन, उसका भी रीजन देखो। जो एलॉयज होती है, एलॉयज का भी रो क्या होता है ज्यादा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी कम, तो हीट क्या होगी ज्यादा, तभी तो आप इस्त्री के अंदर यानी कि प्रेस के अंदर किसका यूज करते हो, जल्दी से बताओ, एलॉयज का यूज होता है। थर्ड है व्हाई एल्यूमिनियम एंड कॉपर मेटल्स आर यूज्ड इन वायर, मैंने आपको पहले भी इसका रीजन बता दिया था कि जो है सबसे अच्छा कंडक्टर तो कौन होता है, सिल्वर होता है, चांदी, है ना, सबसे बेस्ट जो कंडक्टर है आपकी दुनिया के अंदर, बेस्ट कंडक्टर इज सिल्वर यानी कि चांदी, बट कॉपर एंड एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन वायर। उसका रीजन यही है कि जो ये जो मेटल्स है उनका रो क्या होता है कम, रो कम होने से रेजिस्टेंस भी कम हो गया, तो उनके अंदर जो करंट है वो आसानी से ज्यादा फ्लो होगा, सो दे आर गुड कंडक्टर एज कंपेयर टू सिल्वर चांदी, यानी कि। और दूसरा रीजन ये भी है कि जो सिल्वर चांदी है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी कि जो उसके पिघलने का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होता है, तो अगर मान लो करंट उन सिल्वर के वायर्स के अंदर फ्लो कर दिया तो तार क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तार गायब हो जाएगा, फिर करंट किस में फ्लो होगा। ये बस सोचना कि चांदी गायब हो जाती, नहीं, चोर चोरी कर लेंगे, नहीं, इसका ये रीजन नहीं होता। दो रीजन है, एक तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है, दूसरा आपको बताइए जो एल्यूमिनियम और कॉपर है इनके रो कम है, रेजिस्टेंस कम है, आई ज्यादा है, तो ये जो है बहुत ही अच्छे कंडक्टर है। अभी देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी एक टेबल, इसके अंदर आपके सामने सारे ऑर्डर लिख रखे हैं ना कि किसका रेजिस्टिविटी ज्यादा है किसका कम है, आप देख सकते हो एलओएस बीच में आ रखे हैं, और ये तो आपको पता ही है जो सबसे ऊपर कौन हो जाएगा, जल्दी से बोलो, रो किसका सबसे ज्यादा था बताओ तो, जल्दी से बोलो, मेटल्स का रो सबसे क्या है कम है ना, पावर से ना माइनस के अंदर, तो इसका मतलब रो सबसे क्या है कम है किसका, मेटल्स का। फिर एलोज आ गए, फिर कौन आ गए, इंसुलेटर यानी कि जो प्लास्टिक वगैरह हो गए, उनका रो क्या होता है बहुत ही ज्यादा, तो रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए उनके अंदर जो प्लास्टिक के अंदर करंट का फ्लो नहीं होता। बात समझ में आ गई क्या। चलिए अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को अपन यहीं पे करते हैं समाप्त, और अगर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो और अगर आप चाहते हो कि ऐसे वीडियो आते रहे तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और सारे वीडियोस को आप लाइक नहीं करते हो तो प्लीज लाइक करें और बेल आइकन दबा दे, जिससे आने वाली जो वीडियो नोटिफिकेशन है वो आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। अब फिर मिलेंगे आगे इसी चैप्टर के एक और नए पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।